हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी के लिए हाजिर हैं बहुत ही शानदार ज़बरदस्त एकदम सेशन जिसका नाम है टॉपर रिवीजन सीरीज। यदि आप क्या हैं, टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको रिवीजन करना जरूरी है। तो हमने केमिस्ट्री का क्या किया, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड का सिलेबस कर चुके हैं कंप्लीट। तो बिहार बोर्ड का बचा 3-4 चैप्टर, उसको भी कर देंगे क्या धीरे धीरे खल्लास। यदि आप क्या है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में हैं, यदि आपको क्या चाहिए, आप केमिस्ट्री में 70 में 70 चाहते हैं थ्योरी में, तो आपको क्या करना होगा, इस सीरीज से जुड़ना होगा और इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के साथ एकदम शानदार तरीके से हम 3-3, 4-4 लेक्चर में हर चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। तो सेशन आज का बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो सेशन में एंड तक बने रहेगा। शॉर्ट टाइप से लेकर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर बिलियन है, इसका हमारा फर्स्ट लेक्चर। आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे प्रश्न क्या है, एक से बढ़कर एक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांस हैं। तो समय मत बर्बाद कीजिए, शुरू करते हैं सेशन को, क्योंकि हमारा काम क्या है, समय बर्बाद नहीं करना। क्योंकि जब हम सेशन की शुरुआत करते हैं तो बीच में फालतू बात, नो बकवास। तो आइए शुरुआत करते हैं। कह रहा है किसी बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करेंगे। किसी संख्य, जो हमारा क्या होता है, अणुसंख्य गुणधर्म होता है, किस पर निर्भर करता है, अणुओं की संख्या पर। तो अणुसंख्य गुणधर्म मतलब हम कह सकते हैं कि वह किसी बिलियन का वह गुण जो विलेय अणु की अणु की संख्या पर निर्भर करता है, अणु की संख्या पर निर्भर करता है। यानी संख्या, यानी कि मतलब संख्या का मतलब क्या होगा, मात्रा पर। संख्या का मतलब क्या होगा, यहाँ पर संख्या का मतलब किससे है, मात्रा से है। संख्या का मतलब किससे है, मात्रा से। संख्या का मतलब क्या है, मात्रा पर क्या करता है, निर्भर करता है अणुसंख्य गुणधर्म। तो इसमें राइट आंसर है क्या, किसी विलेय का अणुसंख्य गुणधर्म क्या, विलेय के कणों की संख्या पर। तो यानी कणों की प्रकृति नहीं होगा, कणों की प्रकृति, विलायक के कणों की, विलेय है विलायक के कणों। तो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। तो परासरण दाब जो हमारा कह रहा क्या, कहने का मतलब क्या, परासरण दाब हमारा होता है क्या, पीवी बराबर क्या होता है हमारा INRT। हमारा फार्मूला होता है पीवी बराबर INRT। तो हम क्या है, जहाँ आई क्या है हमारा 1/2 गुणांक है, 1/2 क्या है हमारा गुणांक है। जिसका क्या होगा 1/2 गुणांक कम होगा, उसका परासरण दाब भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम क्लोराइड मतलब क्या, KCl। तो यह क्या होगा, इसका आई का मान कितना हो जाएगा, इसका तो 2 हो जाएगा। हमारा क्या 100 बिलियन AU, यह वियोजित होगा नहीं, इसका आई का मान क्या होगा, हमारा 1 होगा। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये भी क्या होगा, वियोजित हो जाएगा। एल्युमिनियम फास्फेट हमारा AlPO4, ये भी क्या होगा, हमारा वियोजित हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, हमारा 100 बिलियन क्या होगा, वियोजित नहीं होगा। इसका क्या होगा, 1/2 गुणांक क्या होगा, सबसे कम होगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा परासरण दाब सबसे कम किसका होगा, 100 बिलियन का। तो उम्मीद है यहाँ क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो इसका राइट आंसर 180 ग्राम जल, तो हमारा जल का अणुभार कितना हो जाएगा। तो हमारा क्या है, मोल पूछ रहा है, तो मोल बराबर क्या आता है, मोल यदि ज्ञात करना हो तो भार में क्या करेंगे, हम जितना भार दिया है उसके क्या करेंगे, अणुभार से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, मोल प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा जल का अणुभार, जल हमारा क्या होता है, जल का मतलब क्या होता है, जल क्या है हमारा H2O का अणुभार क्या है, जल का। हाइड्रोजन क्या होता है, 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो अणुभार क्या तो हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 2 18। तो यानी क्या होगा, भार कितना दिया है 180, और अणुभार दिया है कितना, भार कितना है 180 दिया है, अणुभार कितना आया 18। तो 18 भाग देंगे क्या हमारा 10 मोल प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो 10 मोल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि Na2CO3 के 0.2 मोलर बिलियन में के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा है। तो इसके लिए आवश्यक मात्रा कितनी होगी। तो क्या पूछ रहा है, के लिए आवश्यक मात्रा यानी मोलरता पूछ रहा है।
तो मोलरता दिया है, तो आवश्यक मात्रा यानी WA पूछ रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये बिलियन क्या है हमारा, M का मतलब क्या है मोलर, M का मतलब है मोलर 0 पॉइंट, इसकी मोलरता दी क्या इतना, और इसका Na2CO3 का अणु भार कितना निकल के आएगा, Na2CO3 का। सोडियम का कितना होता है 23, 23 दूना हो जाएगा कितना 46, कार्बन का कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का 16 तियाँ 48। तो टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा मोलरता का सूत्र होता है क्या, मोलरता बराबर होता है कि भार, विलेय का भार गुणे 1000 बटे अणु भार, विलेय का अणु भार गुणे क्या होता है आयतन। तो हमारा विलेय का भार कितना दिया है, विलेय का भार दिया कितना, विलेय का भार क्या करा है आवश्यक मात्रा, मतलब विलेय का भार ही तो पूछ रहा है। तो मोलरता, मोलरता कितना दिया 0.2 मोलर दिया है यहाँ पर, और WA पूछ रहा है, और 1000 से क्या करना है मल्टीप्लाई, ये तो फार्मूले में है, और अणु भार कितना 46, 8 6 14 48 2 50 10 60, 60 40 100 यानी 106, 106 आ गया ये, और गुणे आयतन कितना दिया है 500 मिली। तो 500 दूनी 1000, और हमारा क्या होगा ये 2 से कट जाएगा यानी 53, और 53 दूना क्या हो जाएगा 106, यानी हो जाएगा 10., WA का मान कितना हो जाएगा 10.6 ग्राम। तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10.6 ग्राम यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर आसूत या शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। तो हमारा शुद्ध जल यानी कितना मानते हैं, शुद्ध जल को हम मानते हैं क्या 1000 ग्राम। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है यह बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो H2O की मोलरता पूछ रहा है, तो क्या है 1000 ग्राम, और क्या है इसमें इसकी जल की मोलरता पूछ रहा है। तो जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है, तो 18 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 55.5। तो मोलरता इसकी क्या होती है 55.5 या 55.56, यानी क्या आ जाएगा यम मोलर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले क्या 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा पूछ रहा है। तो कितने में पूछ रहा है 200 ग्राम में। तो 200 ग्राम में 10%, 200 का 10% बटे 100, तो यानी क्या हो जाएगा 2 0 कट जाएगा, यानी हो जाएगा कितना 20 ग्राम। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी 20 ग्राम। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। इनमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो अणुसंख्य गुणधर्म हम कौन कौन सा जानते हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म कितने होते हैं 4 होते हैं। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और हमारा दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म है क्या क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा हमारा क्या है क्वथनांक में उन्नयन, दूसरा क्या है क्वथनांक में उन्नयन, और हमारा तीसरा क्या है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, और हमारा चौथा है परासरल दाब। ये सब हमारे क्या है किसी विलयन के क्या है अणुसंख्य गुणधर्म है। तो इनमें से कौन सा मिल रहा है। तो परासर दाब अणुसंख्य गुणधर्म है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा क्या सी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई है। तो तापमान से कौन स्वतंत्र होता है। तो हमारा जो क्या है मोललता, हमारा इसमें तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता। मोललता हुआ, मोल प्रभाज, जिसमें क्या होगा आयतन नहीं आता है, और द्रव्यमान प्रतिशत, इस पर क्या होता है इसमें क्या होता है आयतन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन पर, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं इन पर क्या होगा तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो नॉर्मलता में क्या होता है नॉर्मलता में आयतन होता है, लेकिन ये जो हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है इसमें क्या है V/V परसेंट इसमें निकालते हैं,
और जो हमारा पृष्ठ तनाव है, और इसमें क्या होगा, मूललता, मूललता में क्या होता है, भी नहीं होता है, भी इसमें क्या होता है, नहीं होता है। तो कह रहा है कि तापमान में स्वतंत्र सांद्रता इकाई है, तापमान से स्वतंत्र कौन है, हमारी मोललता होगी, जिस पर क्या होता है, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें क्या, आयतन, जिसमें आयतन होगा उस पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। नेक्स्ट, करा भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट की विलयन की मोललता की गणना कीजिए। भारानुसार 20%, यानी WA बराबर कितना दे दिया हमारा यहाँ पर, WA बराबर कितना आ गया हमारा 20। तो हमारा WB यानी बचा हुआ क्या होगा, हमारा WB होगा कितना, 80 हो जाएगा। और करा पोटेशियम कार्बोनेट यानी Ka2CO3, तो इसका हमारा यम में और भार इसका निकालेंगे तो पोटेशियम का क्या होगा, इसका पोटेशियम का 78, पोटेशियम क्या होगा 2 है तो क्या होगा, पोटेशियम का क्या होता है 37 होता है ना, 37 38 39 होता है, पोटेशियम का होता है 39 प्लस क्या होता है हमारा कार्बन का होता है 12 प्लस इसका क्या होगा ऑक्सीजन 16 48, यानी आ जाएगा 138। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 138 हो जाएगा। तो मोलरता पूछ रहा है, तो विलयन की मोललता, तो मोललता क्या आता है, WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB। बस यहाँ क्या होता है, यदि मोलरता होता क्या होता, यहाँ पर भी आ जाता। तो यहाँ पर MA WA का मान कितना दिया है, WA दिया है 20 गुणे 1000 और WB दिया कितना, यहाँ पर दिया है 80 और हमारा MA दिया कितना आ गया 138। तो हमारा क्या होगा 20 चौके 80 और क्या हो जाएगा हमारा 4 से आ जाएगा 250, यानी 250 बटे 138, 250 बटे 138, यानी क्या आ जाएगा 138। तो 13 दूना 26, यानी आ जाएगा 1.8। तो 1.8 हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मोल प्रति किग्रा। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, मतलब 3 ग्राम एसिटिक अम्ल को क्या किया है, बेंजीन में क्या किया है, घोल दिया गया है। तो WA हमारा यहाँ पर मिल गया, तो WA हो गया और हमारा WB क्या हो गया, हमारा A हो गया। तो WB मिल गया। अब यहाँ पर हमारा MA यानी एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है क्या, CH3COOH। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, अणुभार निकल कर कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा हमारा 60। कैसे हो जाएगा, ये कितना है हमारा कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन का 3, कार्बन फिर क्या होगा 12 प्लस A 32 प्लस 1। तो यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मोललता। जब मोललता पूछ रहा है तो आप सीधा लगा सकते हैं फार्मूला क्या, WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB। तो हमारा WA का मान कितना दिया है, WA का मान कितना है हमारा 3 ग्राम गुणे 1000 बटे MA का मान कितना है 60 और WB का मान कितना 80, यानी 1 जीरो से 2 जीरो क्या होगा कट गया, यानी आ गया ये 3 दूनी 6, यानी आ गया 2 पंजे 10, यानी 5 बटे 8, 5 छक 30 8 छक 48, यानी क्या आ गया 5 बटे 8, यानी 8 छक 48 0.6 और 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, यानी मोल प्रति केजी। तो हमारा कितना का 0.625 मोल प्रति किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 450 ml विलयन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता यानी WA कितना दिया है, WA का मान दिया है कितना 9, WA बराबर कितना है 9 है और MA इसका एटॉमिक मास निकालेंगे यानी परमाणु भार निकालेंगे, सोडियम का 23 16 कितना हो जाएगा 39 और 1 ये हो जाएगा हमारा 40। और हमारा क्या है भी आयतन दिया कितना मिली में, तो हमारा भी का मान यहाँ पर निकल गया। तो हमारा भी का मान दे दिया, तो यहाँ पर मोलरता अब निकाल सकते हैं। मोलरता क्या है WA गुणे 1000 इंटू
एम ए गुणे कितना भी, तो हमारा डब्ल्यू ए का मान कितना दिया है, डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए का मान हमारा कितना है यहाँ पर 9 है, 9 गुणे 1000 बटे एम ए का मान कितना है 40 निकाल लिए, और कितना दिया, आयतन दिया 450, तो यानी 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 9 पचे क्या होगा, 9 पचे 45, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यानी आ गया 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 0.5, तो 0.5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर 8 ग्राम NaOH 450 मिली बिलियन में घुला, तो बिलियन की मोलरता है, तो बिलियन की मोलरता यानी WA बराबर कितना है, WA बराबर कितना है 8 ग्राम, और आयतन दिया है 450, और NaOH का क्या है, एम में कितना है यहाँ पर दिया है 40, तो वही फार्मूला हमारा क्या है, ये हमारा भी है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे मोलरता का, सीधे मोलरता बराबर कितना है WA गुणे 1000 बटे, आप कापी पेन लेकर हमारे साथ बैठिए और फार्मूला क्या कीजिए, आप भी क्वेश्चन को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो WA का मान कितना दिया है 8 गुणे 1000 बटे एम ए का मान कितना है, कितना निकाले हैं 40, और कितना है ये हमारा 450 ml है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 450, यानी 8 पंजे 40 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 से कट गया कितना 20 बार में, और 9 पचे 45 यानी 5 बार में, यानी 5 चौका 20 यानी 4/9, ये आ गया 4/9, यानी 9 चौक 36 यानी 0.4, फिर 4 आ गया 9 चौक 36 यानी 4.444, क्या हो जाएगा ये हमारा मोलर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.444। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। 90 ग्राम जल में क्या है 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो हमारा यहाँ पर कितना है, ये क्या दिया है, यहाँ दिया है कितना 90 ग्राम क्या है जल है, 90 ग्राम क्या है हमारा H 90 ग्राम H2O है। कर रहा है 90 ग्राम जल में कितना 1.8 ग्राम, कितना है 1.8 ग्राम क्या है हमारा ग्लूकोज है C6H12O6। तो हमारा क्या ए, हमारा ए है, और ये हमारा क्या है बी है। तो WA यहाँ पर WA बराबर कितना दिया है, WA बराबर दिया कितना 1.8, तो मोल प्रभाज पूछा है यहाँ पर। WA दिया कितना हमारा 1.8, और MA इसका अणुभार निकालेंगे तो हमारा ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 होता है। अब यहाँ पर जल है यानी WB का मान कितना दिया है हमारा 90 ग्राम दिया है, और MB यानी जल का अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार होगा कितना 18। तो यहाँ पर मोल निकालेंगे तो क्या होगा NA बराबर कितना हो जाएगा 1.8 बटे 180, और यहाँ पर NB इसका मोल निकालेंगे क्या हो जाएगा 90 बटे 18। तो हमारा क्या हो जाएगा मोल प्रभाज हमारा XA बराबर होता है XA। क्या कर रहा है ग्लूकोज का मोल प्रभाज, मतलब A का मोल प्रभाज पूछ रहा है, तो A का मोल प्रभाज XA यानी मोल प्रभाज XA पूछ रहा है, तो इसका मोल प्रभाज पूछ रहा है, तो हमारा NA बटे NA प्लस NB, तो हमारा NA का मान कितना है 0.1। यहाँ पर क्या है हमारा NA का मान कितना है 1.8 बटे 180, तो इसको हल करेंगे 1.8 बटे क्या है 180, तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1.8, यानी क्या होगा एक अंक पे हो गया, एक जीरो हट जाएगा तो क्या होगा हमारा 0.18 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, इसको क्या करें एक सेकंड, इसको ऐसे करिए, इसको हम आपको आसानी समझ में आ जाएगा। 1.8 है तो क्या करेंगे, इसको 18 गुणे क्या लिखते हैं 10 का पावर -1, ये हमारा क्या है 180, तो 18 दहिया में कितना हो गया 10 बार में कट गया, 10 बार में क्या हो गया 10 का पावर -2, यानी 10 का पावर क्या है -2, यानी क्या होगा 0.01, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.01।
तो एन ए का मान कितना है हमारा यहाँ पर क्या आ गया 0.01 और ये हमारा क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा 5। तो एन ए का मान कितना 0.01 प्लस एन बी का मान कितना है 5 यानी 0.01 बटे क्या है 5 जोड़ देंगे तो यानी 5.01। तो हमारा कितना आ जाएगा 1/501। तो 1/501 इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। तो इसको आप क्या करिएगा भाग देकर देख लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 400 ml बिलियन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो कह रहा है आयतन दिया कितना, V का मान कितना है 400 दिया है, कह रहा 7 ग्राम WA दिया इतना और NaOH का एम ए यानी एटॉमिक मास कितना आ जाएगा यानी परमाणु भर क्या हो जाएगा 40। तो हमारा अब इसका हमें क्या निकालना है, तो बिलियन की मोलरता बराबर क्या होता है मोलरता बराबर क्या होता है WA गुणे 1000 बटे एम ए गुणे कितना V। तो यहाँ पर क्या है WA का मान कितना है, WA का मान कितना दिया है यहाँ पर 7 गुणे 1000 और एम ए एटॉमिक मास कितना आया है 40 और आयतन कितना दिया है 400। तो यहाँ पर भाग देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना निकल के आएगा 102030 102030 यानी यहाँ पर कितना आ गया 7/16। तो 16 आ गया। यदि क्या करेंगे 7 में 16 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 16 से भाग देंगे दशमलव आएगा, 0 तो रहेगा 16 चौके 64 16 चौके 64 कितना आएगा 6 फिर 0 बढ़ेगा तो 16 3 48 फिर कितना आएगा 16 3 48 फिर बचेगा 12 यानी 16 6 96 16 7 112 यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा लग रहा है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ कितना 0.437 क्या जाएगा मोल प्रति लीटर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन, तो सबसे अधिक जिसका आई का मान सबसे अधिक होगा ग्लूकोज के लिए क्या होगा आई का मान क्या होगा 1 ही होगा। और हमारा KNO3 ये हमारा क्या होगा ये 2 में टूटेगा K + NO3 माइनस में टूटेगा तो क्या नहीं क्या हो जाएगा आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यूरिया तो टूटेगा नहीं तो क्या होगा इसका आई का मान कितना होगा हमारा 1 ही होगा। और Na2SO4 क्या होगा ये 2Na + SO4 माइनस हो जाएगा डबल माइनस होगा तो क्या होगा ये 3 में टूटेगा तो यानी आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो कर सर्वाधिक जलीय विलयन कर सर्वाधिक क्वथनांक सबसे अधिक क्वथनांक किसका आई का मान जिसका सबसे अधिक उसका क्वथनांक क्या होगा सबसे अधिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल 90% W/W है, तो एथेनॉल का भार प्रतिशत यह है 90%। तो कह रहा है एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा। तो एथेनॉल का क्या पूछ रहा है मोल प्रभाज। तो यहाँ पर W यहाँ पर हमारा दिया है क्या WA बराबर क्या WA बराबर 90। तो यहाँ WB हमारा क्या हो जाएगा 10%। WA 90 है तो WB क्या हो जाएगा हमारा 10% यहाँ पर हो जाएगा। तो WB का मान क्या आ गया 10% 10% का है यहाँ पर 1 सेकेंड का ओके। तो W क्या हमारा 90 है तो WB 10 है। तो हमारा एम में कितना हो जाएगा तो हमारा C2H5 यानी एथेनॉल C2H5OH। और ये हमारा क्या है ये हमारा कह रहा स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल 90% है। तो स्पिरिट में क्या एथेनॉल का मोल प्रभाव पूछ रहा है। तो क्या एम में तो यहाँ पर क्या C2H5 एथेनॉल हो जाएगा हमारा 24 12 दूना 24 + 5 + 16 + 1 यानी हो जाएगा हमारा कितना 24 5 29 31 10 40 6 46 यानी क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 46। तो हमारा WB क्या होगा हमारा 10। तो MB क्या हो जाएगा इसका 18 यानी जल है तो जल का क्या होगा अणुभार कितना आ जाएगा 18। तो जल का अणुभार 18। तो हमारा Na का मान कितना आ जाएगा हमारा Na आ जाएगा 90/46 और हमारा NB बराबर कितना आ जाएगा 10/18। तो किसका मोल प्रभाव पूछ रहा है। तो हमारा पूछ रहा है कितना एथेनॉल का। तो Na का पूछ रहा है Na। तो हमारा XA बराबर हो जाएगा XA हमारा XA बराबर हो जाएगा कितना XA बराबर हो जाएगा Na/,
Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। अब यहाँ पर कितना मान रखेंगे तो यानी क्या होगा, इसको यदि मान रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 45/23, यानी हो जाएगा हमारा क्या 45/23। Na का मान कितना है, Na बराबर क्या है 45/23 और हमारा ये क्या है 5/9। तो इसका मान यहाँ पर क्या करेंगे, इसके मान को क्या करेंगे आप रख कर इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, यहाँ पर मान अब आप क्या करेंगे, इसको दशमलव में बदल लेंगे, कितना आ जाएगा 9×5 = 45.5 करके क्या होगा, ऐसे कुछ आएगा। तो इसको करेंगे, इन दोनों को करेंगे 45/23 और 5/9, इसको करेंगे यहाँ पर मान को रख देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इस मान को रखेंगे तो यानी हमारा क्या आ जाएगा XA बराबर यहाँ पर रख देते हैं। तो Na का मान कितना है हमारा 45/23, 45/23। तो यहाँ क्या आ जाएगा 45/23 प्लस 5/9। अब इसको हल कर दीजिएगा, दशमलव में बदल कर क्या करेंगे रखेंगे, तब भी क्या होगा आंसर आपका सेम ही आएगा। अब इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा निम्न में से किस 0.1 m जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा, किसका सबसे क्या होगा हिमांक क्या होगा न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl यह टूटेगा तो इसका I का मान कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। हमारा यूरिया तो टूटेगा नहीं। पोटेशियम सल्फेट इसका हमारा K2SO4 ये टूटेगा तो हमारा क्या होगा I का मान कितना होगा, जिसका अधिक होगा हिमांक उसका क्या होगा सबसे कम होगा। तो यानी I बराबर क्या होगा इसका 3 है। और ग्लूकोज क्या होगा हमारा टूटेगा नहीं, तो हमारा I का मान जिसका सबसे अधिक वही हमारा क्या होगा उसका हिमांक सबसे कम होगा। तो हमारा I का मान कितना यहाँ पर 3 है, तो यानी सबसे अधिक इसका क्या होगा यही न्यूनतम हिमांक होगा। अब अगला कह रहा है निम्न में सर्वाधिक पराशर दाब वाला यौगिक है, इनमें से कौन सा सबसे अधिक पराशर दाब वाला यौगिक है। 1 मोल NaCl या 1 मोल BaCl2 या 1 मोल NH4 का होल थ्राइस PO4 और 1 मोल Na2SO4। तो इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट में बताना है। ये आपके लिए क्या है होम वर्क है। इसको आंसर आपको क्या करना है कमेंट में बताइएगा कि सबसे अधिक पराशर दाब किसका होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है मोलल अवनमन स्थिरांक Kf क्या होता है। जो मोलल अवनमन स्थिरांक होता है किसे कहते हैं। तो कह रहा किसी मोलल अवनमन स्थिरांक होता क्या है। तो हम जानते हैं कि जब किसी मोलल अवनमन स्थिरांक जब किसी विलेय का 1 ग्राम अणु मतलब मान ली क्या कोई विलेय क्या हमारा NaCl का क्या करें हम 1 ग्राम अणु ले लेते हैं। 1 ग्राम अणु को क्या कहते हैं NaCl के 1 ग्राम अणु को किसी विलायक यानी क्या करते हैं पानी में या जल में, यानी पानी के 1000 ग्राम में क्या हो घुला हो, मतलब जल के क्या हो 1000 ग्राम में क्या हो घुला हो, तो विलायक में जो अवनमन होता है वह मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। वह क्या कहलाता है मोलल अवनमन स्थिरांक मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। तो विलायक में जो क्या होता है जो विलायक में जो अवनमन है विलायक में जो अवनमन होता है वही क्या है मतलब अवनमन का मतलब क्या हिमांक का कम होना। हिमांक क्या हो गया कम हो गया, तो हिमांक कम हो गया तो क्या होगा हिमांक में अवनमन, यानी हिमांक में अवनमन हिमांक का अवनमन कहेंगे इसे हिमांक का अवनमन। यह क्या है मतलब हिमांक क्या हो गया कम हो गया, विलायक में जो अवनमन हुआ यानी विलायक का क्या होगा हिमांक क्या हो गया कम हो गया, तो इसे क्या कहेंगे हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो हिमांक में अवनमन यानी ΔTF बराबर होता है ΔTF बराबर KF इंटू क्या होगा मोललता KF इंटू मोललता होता है। तो हमारा ΔTF बराबर हो जाएगा ये हमारा क्या हिमांक में अवनमन है हिमांक में अवनमन ΔTF बराबर होता है KF इंटू WA गुणे 1000
बटे कितना यम ए गुणे कितना डब्लू बी। ये क्या हमारा हिमांक में अवनमन है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा क्या के एफ से होता है, जो हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक होता है क्या के एफ होता है। तो हमारा क्या है के एफ क्या हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक है। तो आइए बढ़ते हैं। तो जल के लिए हमारा के एफ का मान कितना होता है, जल के लिए के एफ का मान, तो जल के लिए हमारा के एफ का मान कितना होता है 1.86 किलोग्राम प्रति मोल होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, यह विलयन की मोललता से किस प्रकार संबंधित है। तो हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक कह रहा है जो हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कह रहा किसी विलायक के 1000 ग्राम में, कोई विलायक है उसके कितने ग्राम में 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के क्या करते हैं, मान लेते क्या विलायक हमारा क्या विलायक ये क्या है हमारा पानी है, यानी क्या हमारा विलायक पानी है, विलायक हमारा क्या पानी है, पानी के 1000 ग्राम में किसी विलेय यानी विलेय क्या हमारा NaCl है, ये क्या NaCl के 1 ग्राम अणु घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं केबी से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, जो हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक है उसे क्या कहते हैं हम केबी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी क्या है केबी पूछ रहा है। उन्नयन का मतलब क्या होता है ज़्यादा होना, उन्नयन का मतलब होता है कि उन्नयन का मतलब क्या होना ज़्यादा, हमारा क्या स्थिरांक इसे क्या कहते हैं केबी से प्रदर्शित, उन्नयन मतलब ज़्यादा, अवनमन मतलब क्या होना कम होना। तो यहाँ क्या हो रहा था अवनमन मतलब क्या होगा हिमांक में कम हो गया, और क्या हो गया उन्नयन हो गया, तो क्या हो गया ज़्यादा, तो क्वथनांक बढ़ गया, क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक क्या होता है घटता है। तो क्वथनांक में उन्नयन तो क्या है हमारा डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे मोललता, हमारा क्या होता है केबी गुणे मोललता होता है। तो हमारा डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा केबी गुणे मोललता का फार्मूला क्या होता है WA गुणे 1000 बटे कितना हो जाएगा हमारा MA इंटू WB। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर डेल्टा टीबी क्या हमारा क्वथनांक में उन्नयन है, हमारा क्या है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में क्या हमारा उन्नयन, ये हमारा क्या है क्वथनांक में उन्नयन हमारा क्या है क्वथनांक में उन्नयन है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा जल के लिए, यदि हम क्या कहते हैं यहाँ पर जल के लिए यदि हमको क्या करना है जल का लिए केबी का मान कितना होता है H2O के लिए केबी, H2O के लिए यानी जल के लिए हमारा केबी का मान कितना होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। और क्या होता है हमारा हिमांक के लिए क्या होता है जल के लिए क्या होता है हिमांक में क्या होगा हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है KF का मान कितना 1.86 और KB का मान कितना होता है 0.52 होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। तो हमारा जो परासरण है, परासरण में क्या होता है अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या होता है प्रयोग होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग, जो हमारा परासरण है परासरण में क्या होता है अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग होता है। और जो विसरण में होता है क्या इसमें SP या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी क्या होती है इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। परासरण में विलायक के कणों का प्रवाह क्या होता है एक दिशा में होता है, जो परासरण की क्रिया में क्या होता है कणों का प्रवाह क्या एक दिशा में, जबकि विसरण में कणों का प्रवाह क्या होता है दोनों दिशाओं में होता है। फिर करा यह
केवल द्रव अवस्था में हो सकता है। जो हमारा परासरण की क्रिया है वह क्या होती है, सिर्फ क्या होती है, द्रव में होती है, जबकि जो हमारा विसरण की क्रिया होती है यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। और कह रहा है जो हमारा परासरण है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या होते हैं, गति करते हैं। मतलब इसके कण क्या होते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। और जो हमारा विसरण होता है इसमें कण क्या होते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। उदाहरण के लिए पानी सोखने वाली पौधे की जड़ें परासरण का प्राकृतिक उदाहरण है, और किशमिश का जल में डालने पर क्या होगा, फूल जाना। ये क्या है, हमारे परासरण के क्या है, दो उदाहरण हैं। लेकिन इत्र की गंध विसरण के कारण क्या होती है, फैलती है। जो हमारा इत्र है उसको क्या करेंगे, यदि आप छिड़क देते हैं तो क्या होता है, इसकी गंध क्या होती है, चारों ओर फैल जाती है। और अगरबत्ती की सुगंध क्या होती है, भी क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है। दोनों क्या है, विसरण के उदाहरण हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। तो अब जानते हैं प्रतिपरासरण होता क्या है। प्रतिपरासरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो प्रतिपरासरण में होता क्या है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। हमारा प्रतिपरासरण होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, VERS ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ये हमारा क्या है, RO, जो हमारा क्या है, पानी, जो हमारा क्या पानी फिल्टर होता है वो क्या होता है, इसी के सिद्धांत पर होता है। जो परासरण का परासरण दाब से क्या करें, अधिक दाब किधर, सांद्र विलयन की तरफ। ये हमारा क्या सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन की तरफ क्या करें, परासरण दाब से क्या करें, अधिक दाब लगाने पर जो होते हैं क्या, विलायक के कण, जो हमारे क्या होंगे, विलायक के कण क्या होंगे, विलायक के कण क्या होते हैं, सेमी परमेबल क्या हो गया, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से क्या होते हैं, जो क्या है, तनु विलयन से क्या होते हैं, सांद्र विलयन की ओर चले जाते हैं। किधर से, SPM से होकर क्या होते हैं, तनु विलयन, मतलब सांद्र विलयन से क्या होंगे, तनु विलयन की ओर क्या होंगे, विलायक के कण क्या होते हैं, चले जाते हैं। सांद्र विलयन से क्या तक, तनु विलयन की तरफ क्या होते हैं, चले जाते हैं। हमारा क्या तनु विलयन है, ये हमारा क्या सांद्र विलयन है। जो विलायक के कण होंगे क्या होंगे, सांद्र से क्या होंगे, तनु विलयन की ओर क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिपरासरण कहा जाता है। और इसका प्रयोग क्या होता है, जल को शोधन, मतलब जल को शुद्ध करने में किया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका लिखेंगे क्या, परासरण दाब, परासरण दाब से अधिक, परासरण दाब से अधिक दाब सांद्र विलयन की ओर लगाने पर, दाब सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर, विलयन की ओर लगाने, सांद्र विलयन की ओर लगाने पर विलायक के कण, विलायक के कण, यानी विलायक, विलायक मतलब क्या हमारा H2O, H2O के कण क्या आते हैं, SPM, विलायक के कण क्या आते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली यानी SPM से होकर क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन की ओर चले जाते हैं, होकर तनु विलयन की ओर, तनु विलयन की ओर चले जाते हैं। क्या होते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन की ओर क्या होते हैं, चले जाते हैं, जिसे प्रतिपरासरण कहा जाता है। जाते हैं, चले जाते हैं, जिसे प्रतिपरासरण कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, हम प्रतिपरासरण कहते हैं। तो नोट में लिख सकते हैं आप, 1-2 रुपए के नोट में लिखिए कि जल के शोधन में क्या किया था, प्रतिपरासरण का यूज किया जाता है। जल के शोधन में, जल को क्या करना है, शुद्धिकरण करने में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जल के शोधन में प्रयोग किया जाता है, जल के शोधन में क्या किया, प्रयोग किया जाता है। प्रतिपरासरण का यूज कहाँ होता है, जल के शोधन में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होते हैं, ये हमारा क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसमें क्या होते हैं, सांद्र से किधर जाते हैं, सांद्र विलयन से क्या होंगे, तनु विलयन की तरफ क्या होते हैं, सांद्र से क्या होते हैं, तनु विलयन की तरफ क्या होते हैं, विलायक के कण चले जाते हैं। तो उम्मीद है
यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है मोलरता तथा मोलरता की परिभाषा दीजिए तथा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए और इनका मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ साथ किस प्रकार प्रभावित होता है। तो सबसे पहले मोलरता, ये मोलरता को स्मॉल एम से लिखते हैं। कह रहा किसी विलायक के 1 ग्राम करें, किसी विलायक के 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम मात्रा में विलेय के 1 ग्राम मोल की संख्या को उसकी क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये जल है, हमारा जल है। हमारा क्या, एक केजी हमारा क्या है, 1 केजी हमारा क्या है, जल है। यानी 1000 ग्राम जल में, 1000 ग्राम जल में हमारा क्या है, हमारा क्या है, विलायक है। ये हमारा क्या है, जल क्या हमारा विलायक है, जल हमारा क्या है, विलायक यानी हमारा क्या है, ये बी है। इसमें क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, 1 ग्राम विलेय, इसमें विलेय क्या करते हैं, विलेय हमारा ए है। मतलब 1 किलोग्राम मात्रा में विलेय 1 ग्राम मोल की, 1 ग्राम मोल की संख्या को क्या कहते हैं, विलेय के 1 ग्राम मोल की संख्या को, इसमें क्या है, 1 ग्राम मोल, इसमें क्या कहते हैं, 1 ग्राम क्या है, मोल, इसको क्या कहते हैं, घोल देने पर जो हमें प्राप्त होता है उसकी क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मोलरता बराबर बराबर हो जाएगा कितना, WA गुणे 1000 बटे क्या होगा, M में गुणे क्या हो जाएगा हमारा WB ग्राम में। तो मात्रक इसका क्या होता है, मात्रक इसका हमारा क्या होता है, इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। और यह तापक्रम पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता, यह तापक्रम पर निर्भर नहीं करता, यह तापक्रम पर निर्भर नहीं करता। यह क्या है, यह तापक्रम पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। यह क्या होगा, टेम्परेचर पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। अब आइए जानते हैं मोलरता होता क्या है। अब देखिए मोलरता क्या करा विलेय के ग्राम, विलेय का क्या करें, 1 ग्राम मोल की मात्रा के 1 लीटर, यानी ये 1 लीटर का मतलब क्या होगा, 1000 ml बिलियन में क्या, आयतन में घुली होने पर बिलियन की मोलरता क्या होती है, व्यक्त की जाती है। तो कह रहा मोलरता बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मोलरता का हमारा सूत्र हो जाएगा WA गुणे कितना, 1000 बटे हमारा क्या हो जाएगा, MA गुणे क्या हो जाएगा V, इसमें क्या होगा हमारा मिली में, हमारा क्या होगा आयतन, ये हमारा क्या भी मिली में क्या हमारा क्या आयतन, ये हमारा क्या। तो कह रहा है विलेय के 1 ग्राम मोल की मात्रा, मतलब क्या, किसी विलेय की क्या 1 ग्राम मोल मात्रा किसमें हो, 1 लीटर यानी 1000 ml में क्या हो, बिलियन के आयतन में क्या हो, घुली हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, मोलरता कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक होता है हमारा मोल प्रति लीटर। तो हमारा मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। तो हमारा नोट में लिख सकते हैं क्या, नोट में हम लिख सकते हैं तापमान बदलने से मोलरता का मान क्या होता है, बदल जाता है। यदि क्या होगा, तापमान क्या होगा, बदल गया, तापमान बदलने से क्या होता है, मोलरता, तापमान बदलने से मोलरता का मान बदल जाता है, मोलरता का मान बदल जाता है। तो तापमान क्या होगा, यदि बदल गया तो क्या होगी, मोलरता का मान क्या होता है, बदल जाता है। क्योंकि क्या है, तापमान क्या होता है, आयतन पर निर्भर करता है, और जो हमारा क्या है मोलरता में क्या होता है, आयतन होता है। तो मोलरता क्या आयतन पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या है, मोलरता क्या होगा, तापमान बदलने से क्या होता है, मोलरता भी क्या हो सकती है, बदल सकती है। तो इन सबके बारे में हमने डिटेल के साथ तो चर्चा किया है, लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको आंसर बता रहे हैं। तो आइए एक और देखते हैं क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और कर रहा है कि मूल अंश से आप क्या समझते हैं, तो उदाहरण सहित समझाइए। तो हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे बाकी। तो मूल अंश से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं, एक सेकेंड। तो हमारा कह रहा है मूल अंश से आप क्या समझते हैं, तो इसका क्या करना है, इसको समझाइए। तो कह रहा है
इसका आंसर हम लिखेंगे मोल प्रभाज। मोल अंश का मतलब क्या होता है? मोल प्रभाज होता है। मोल अंश का मतलब हो गया मोल प्रभाज। मोल अंश का मतलब क्या हो गया? हमारा मोल प्रभाज हो गया। तो मोल प्रभाज को मोल प्रभाज, मोल प्रभाज हमारा क्या है? मोल प्रभाज को हम किससे परहेज करते हैं? यक्स, यक्स से या चाई हुई जो भी समझिए। तो मोल प्रभाज यक्स से कर रहा है किसी बिलियन के कुल मोलों की संख्या, किसी बिलियन के कुल, किसी बिलियन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या में, किसी बिलियन के कुल मोलों की संख्या में विलेय ए, विलेय ए मतलब विलेय या विलायक, विलेय या विलायक, विलेय या विलायक मतलब विलेय को ए मानते हैं, विलायक को बी मान लेते हैं। विलेय या विलायक के मोलों की संख्या को, विलेय या विलायक की, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज, मोल प्रभाज से व्यक्त किया जाता है। विलेय या मोल प्रभाज से व्यक्त किया जाता है, मोल प्रभाज से व्यक्त किया जाता है। किससे? मोल प्रभाज से क्या कहता है? व्यक्त किया जाता है। तो विलेय ए है, यदि क्या हो? विलेय, तो हमारा क्या? विलेय ए। विलेय ए का क्या है? भार दिया कितना? डब्लू ए, और अणुभार दिया कितना? यम ए। तो हमारा इसका मोल हो जाएगा एन ए, मोलों की संख्या क्या होगा? डब्लू ए बटे यम ए। यदि विलायक क्या हो? विलायक बी है, विलायक क्या है? विलायक क्या है हमारा? बी है। तो इसका भार यदि क्या दिया? डब्लू बी हो, और इसका अणुभार क्या हो? यम बी हो, इसका अणुभार क्या हो? यम बी। तो हमारा इसके मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? एन बी बराबर हो जाएगा हमारा का डब्लू बी बटे क्या हो जाएगा हमारा? यम बी। तो यहाँ पर इसके बाद हम लिख सकते हैं कि हमारा क्या होगा? मोल प्रभाज यक्स ए मतलब विलेय का मोल प्रभाज, यानी ए का मोल प्रभाज निकालना है तो क्या हमारा हो जाएगा? एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। यदि हमको क्या करना है? बी का मोल प्रभाज निकालना है तो हो जाएगा हमारा क्या? ऊपर जिसका निकालना ऊपर लिखेंगे और बाकी को क्या करेंगे? एन ए प्लस एन बी। क्या करेंगे? दोनों जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा? मोल प्रभाज क्या होगा? निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? हमारा मोल प्रभाज क्या होगा? दोनों का आसानी से क्या कर सकते हैं? मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। और हमारा यक्स ए प्लस यक्स बी, यक्स ए प्लस यक्स बी, यानी कुल मोलों का योग कितना होता है? हमारा 1 होता है। मतलब कुल मोल प्रभाज हमारा क्या? टोटल मोलों का योग क्या होगा? हमेशा 1 ही आएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन और है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है भारानुसार 30% ग्लिसरॉल C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की क्या करना है? गणना करना है। तो ग्लिसरॉल के क्या करना है? मोल अंश की गणना करनी है। तो हमारा ग्लिसरॉल यानी C3, सी का मतलब क्या है? हमारा 12 × 36, इसका अणुभार निकालेंगे क्या है? 36, यानी ऑक्सीजन 8, हाइड्रोजन 8 है तो 8, ऑक्सीजन 16 × 48, और टोटल जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 और 16, 16 6 22 को 2, यानी 4 3 7 1 4 3 7 7 2 9, यानी क्या हो जाएगा? 92। तो हमारा क्या दिया है? डब्ल्यू दिया कितना? 30 ग्राम, 30 ग्राम दिया। तो डब्ल्यू भी हमारा क्या होगा? 70। ये 30% लेते हैं तो 30% को 30 ग्राम ले लिए तो क्या होगा? हमारा डब्ल्यू भी क्या होगा? 70 ग्राम हो गया। तो यानी यम में, यानी अणुभार, ग्लिसरॉल का अणुभार कितना हो गया? 92 ग्राम प्रति मोल। और एम बी, हमारा एम बी क्या होगा? इसका अणुभार कितना हो गया? हमारा H2O का हो गया क्या? 18 ग्राम प्रति मोल। तो हमारा हो गया H2O का अणुभार मिल गया। हमारा एन ए, अब एन ए निकालेंगे। एन ए हम निकालेंगे कितना आ जाएगा? 30 बटे 92, 30 बटे कितना हमारा? 92। फिर एन बी निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? एन बी का मान कितना आएगा? हमारा 70 बटे 18, यानी 70 बटे क्या आ जाएगा? हमारा 18। तो हमारा यक्स ए निकालेंगे कितना आ जाएगा? एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर रखेंगे कितना? एन ए का मान कितना है? 30 बटे कितना है हमारा? 92 बटे 30 बटे 92
प्लस 70/18। तो यहाँ पर हमारा क्या 30/92 का मान कितना हो गया 0.32 बटे यहाँ क्या आ जाएगा 0.32 प्लस हमारा इसका 18 3 36 है 3.8। इस सब को दशमलव में बदलेंगे तो हमारा क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0.32 बटे और 3 पॉइंट क्या होगा 32 8 40 यानी 32 और 3.8 है तो 3 पॉइंट हो जाएगा हमारा 8। 3.2 में क्या करेंगे 3.8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 3 3 हमारा क्या आएगा 4.12 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या 18 3 36, ये हमारा क्या यहाँ हो जाएगा, एक सेकेंड इतना नहीं आएगा, हमारा क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा 3.40 एक सेकेंड इतना हो जाएगा कितना 0.32 प्लस 3.8 यानी 8 3 11 2 8 3 11 के 1 3 1 4 4.12 हाँ ठीक तो है। एक सेकेंड कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा यहाँ पर कितना 4.12। तो क्या हो गया दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा 32 बटे हो जाएगा कितना 412 और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.078। ये हमारा क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमें उम्मीद है ये आपके 25-26 क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम अभी हमारे क्या हैं कितने हैं तो 72 स्लाइड्स हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कवर करने वाले हैं। तो अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। और फिजिक्स भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।